हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समास के अंतर्गत समास का फर्स्ट भेद है अव्ययी भावार्थ समास। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अव्ययी भावार्थ समास किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल भी तो देखते हैं। अव्ययी भावार्थ समास, तो अव्ययी भावार्थ समास जिसका प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अव्यय दिखाई दे रहा होगा। तो जिस समास का प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो और प्रधान हो, उसे अव्ययी भावार्थ समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो, ठीक है, प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट हो, उसे अव्ययी भावार्थ समास कहेंगे। तो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि अव्यय क्या होता है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है। तो फर्स्ट देखते हैं अव्ययी भावार्थ समास में अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर सातों विभक्तियों, तीनों लिंगों और तीनों वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अविकारी शब्द होते हैं, मतलब ये परिवर्तित नहीं होते हैं, वे जैसे रहेंगे वे वैसे ही रहेंगे। चाहे आप सेंटेंस को किसी भी वचन वगैरह में चेंज करो या फिर तो वाक्य को चेंज करो, लेकिन जो अव्यय शब्द रहते हैं वे चेंज नहीं होते हैं। जैसे आज, कल, या संस्कृत में बोल सकते हैं हम लोग अद्य, श्वः, च, इति वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोगों के पास क्या है, एकदा, सर्वदा, और बोल सकते हैं यावत, तावत, ठीक है। तो ये हमारे अव्यय शब्द हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, बल्कि वे सीधे के सीधे डायरेक्ट वाक्य में यूज हो जाते हैं, या फिर हम लोगों को ऐसे स्वतंत्र रूप से भी यूज कर सकते हैं। अर्थात अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलते हैं। तो देखिए अब समास में अव्ययी भावार्थ समास के अंतर्गत इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है और प्रधान होता है। और जो समासिक पद बना होता है अव्ययी भावार्थ समास के अंतर्गत जो समासिक पद बनता है वे पूरे अव्यय बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर उपनगरम, तो यहाँ पर देखिए उप हम लोगों का क्या है, एक प्रकार का अव्यय है। और यहाँ पर और देखिए अव्ययी भावार्थ समास के अंतर्गत फर्स्ट पद तो अव्यय होते हैं और प्रधान होते हैं, लेकिन अव्यय के अंतर्गत क्या है, उपसर्ग भी हो सकते हैं या निपात भी हो जा सकते हैं। जो फर्स्ट पद रहेगा, फर्स्ट और सेकंड पद आपस में जुड़ेंगे, तो जो हम लोगों का फर्स्ट पद होगा वह क्या होगा, अव्यय होगा। हम लोगों का फर्स्ट पद देखिए यहाँ पर अव्यय है, अव्यय होगा और फर्स्ट पद में वह निपात हो सकता है या फिर तो बोल सकते हैं उपसर्ग हो सकता है। जैसे हम लोगों का उपसर्ग है उप, निर और प्रति, यथा और अधि, और उसी प्रकार से हम लोगों का निपात हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि निपात और बोल सकते हैं उपसर्ग में क्या अंतर है। तो उपसर्ग का अर्थ है कि जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है। अब निपात क्या है बोलेंगे, तो निपात भी एक प्रकार का अव्यय है या बोल सकते हैं एक प्रकार का उपसर्ग है बोल सकते हैं, लेकिन उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि निपात का स्वतंत्र रूप से उसका, अगर वह स्वतंत्र रहेगा, सिर्फ उपसर्ग को एक ही लेंगे हम लोग तो उसका अर्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब निपात का अर्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसको किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसके अर्थ को हम लोग वह बदल देता है। और क्या है, उपसर्ग हम लोगों का वह किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसको अर्थ को बदल देता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी उसका अर्थ होता है, और लेकिन निपात का जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से अव्यय है जो क्या है, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे उपनगरम है, हम लोग का क्या है कि एग्जाम्पल उपनगरम। तो यहीं पर देखिए जब हम लोग का समासिक पद का निर्माण करते हैं तो ठीक है, अकारांत के साथ, अकारांत शब्द के साथ अगर हम लोग समासिक पद का निर्माण करते हैं तो वह नपुंसक लिंग एक वचन अर्थात म डाल देते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। और अगर अकारांत को छोड़ करके इकारांत, तुकारांत वगैरह अदर मतलब स्वर वर्ण आते हैं, ठीक है, तो पर भी उसका रूप नहीं चलता है। जैसे देखिए अधि हरि, नहीं तो हरि हरि हरिया हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, क्या है, अधि हरि, तो हरि का रूप यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए नगरम है तो यहाँ पर भी नगर का रूप नहीं चला, और यहाँ पर देखिए जलम तो जल का रूप नहीं चला, और चित्रम तो चित्र का रूप यहाँ पर नहीं चला, गृह का रूप भी नहीं चलता है। मतलब अव्ययी भावार्थ समास के अंतर्गत जो समासिक पद, अव्ययी भावार्थ समास में जो समासिक पद निर्मित होता है वह अपना उसका खुद का रूप नहीं चलता है, बल्कि वो नपुंसक लिंग एक वचन में आ जाता है अकारांत, और बाकी इकारांत वगैरह जो है वह अपने मूल रूप के साथ अव्यय शब्द के साथ ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग जब अव्यय या उपसर्ग या निपात का यूज करेंगे, जैसे उप, निर और क्या है यहाँ पर स, प्रति, यथा या अधि, ये हम लोगों के अव्यय के रूप में यूज कर रहे हैं, या तो निपात या उपसर्ग ले सकते हैं। तो ये क्या है, विशेष अर्थ के लिए ही इसका यूज किया जाता है।
इसमें जो विग्रह रहेगा, समास विग्रह या समासिक पद रहेंगे अलग अलग, ठीक है, तो उसमें और समासिक पद में बहुत ही का अंतर रहता है। और इसमें क्या है, समासिक पद में हम लोगों का जो अव्यय है वो सामने किसी निश्चित अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए ऐड कर देते हैं। जैसे देखते हैं उपनगरम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, नगरस्य और समीपम, नगरस्य समीपम। तो देखिए नगरस्य समीपम, तो अभी हम लोगों का विग्रह है, समास विग्रह है, तो हम लोग इसको सामासिक पद बनाएंगे। तो देखिए नगरस्य समीपम, नगर के समीप, क्या बोलना चाह रहा है, नगर के समीप। तो समीप के लिए हम लोग एक अव्यय शब्द ले लेंगे या उपसर्ग ले लेंगे या निपात ले लेंगे। तो समीप के लिए ले लेते हैं हम लोग उप, क्या लेते हैं, उप, मतलब पास या निकट या समीप बोल सकते हैं, पास, निकट या समीप। अब किसके समीप है, नगर के, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ नगर। और चूँकि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत किसी भी शब्द का रूप, शब्द रूप यहाँ पर नहीं चलता है, तो ये नपुंसक अकारांत है, नगर अ आया, तो नगर क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का नगरम हो गया। तो क्या हुआ, उपनगरम, नगरस्य समीपम, अर्थात उप, इसका क्या हो जाएगा, समासिक पद बनाएंगे तो उपनगरम हो जाएगा। यहाँ पर उप हम लोग उपसर्ग शब्द का यूज किए हैं जो एक निश्चित अर्थ को दर्शाता है कि यह पास या समीप के अर्थ को दर्शा रहा है कि नगर के पास है। उसी प्रकार से और एक चीज़ देखिए, इसमें नगर से समीपा में विग्रह है हम लोगों का, तो इस विग्रह और जो समासिक पद निर्माण होगा उसमें बहुत का अंतर होगा, ये सेम नहीं दिखने वाला है। अब देखते हैं उसके बाद अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग का निर्जलम, क्या है, निर्जलम। तो क्या हो जाएगा, जलस्य अभावः, जलस्य अभावः। तो देखिए यहाँ पर जलस्य अभावः हम लोग का विग्रह शब्द है, तो यहाँ पर पहले आ गया है अभावः, ठीक है। तो अभाव अर्थ के लिए हम लोग क्या का यूज करेंगे, नीर का, ठीक है, इसको हम लोग नीर का यूज करेंगे, एक उपसर्ग लेंगे, नीर मतलब होता है यहाँ अभाव के लिए। वैसे तो उपसर्ग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक विशेष अर्थ के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो नीर यहाँ पर अनुपस्थिति के लिए, तो किसकी अनुपस्थिति है, जल की, तो हम लोगों का हो जाएगा नीर, और जल का जल हो गया। और इसमें क्या है, हम लोगों की विभक्ति मतलब कि रूप नहीं चलते हैं, तो जलम हो जाएगा, आकार निर्जलम हो जाएगा। अब देखिए इस कोरा को हम लोग ऊपर ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, निर्जलम, जल का अभाव। यहाँ पर निर शब्द के लिए अनुपस्थिति के लिए दर्शाया गया है कि वहाँ पर अभाव या अनुपस्थिति के लिए बताया गया है कि वहाँ पर जल का अभाव है, उसे क्या बोलेंगे, निर्जलम, जलस्य अभावः इक्वल निर्जलम। उसी प्रकार से और देख लेते हैं सचित्रम, और एग्जाम्पल क्या है, सचित्रम। तो क्या हो जाएगा, ये चित्रेण सहितम, क्या होगा, चित्रेण सहितम, चित्र के साथ, किसके साथ, चित्र के साथ या चित्र सहित बोल सकते हैं इसको, जिसमें चित्र ऐड हो। तो ये हो गया हम लोग का चित्रेण सहितम। तो सहित और सहितम अर्थ के लिए हम लोग सा ले लेते हैं, और चित्र के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर चित्र, और इसका रूप नहीं चलता है तो हम लोग म डाल देंगे। तो चित्रेण सहितम इक्वल क्या हो जाएगा, सचित्रम। यहाँ पर भी स विशेष अर्थ के लिए यूज किया गया है कि ये सहित अर्थ के लिए कि इसमें ऐड है क्या, चित्र, इसके लिए हम लोग स का यूज किए हैं। उसी प्रकार से और एक उदाहरण देख लेते हैं, प्रतिगृहम, क्या है, प्रतिगृहम, हम लोग का एक एग्जाम्पल है प्रतिगृहम। तो इसको देख लेते हैं, हम लोग अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, गृहम और गृहम, गृहम गृहम मतलब प्रतिगृहम, और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा, प्रतिगृहम। यहाँ पर प्रति शब्द का, प्रति का यूज, ठीक है, द्विरुक्ति के लिए, अर्थात दो बार यूज हुआ है, घर का या गृह का, इसके लिए हम लोग प्रति का यूज किए हुए हैं। तो क्या हो गया, गृहम गृहम इक्वल प्रतिगृहम। उसी प्रकार से यथा समयम, यथा समयम, यथा सम, इसको अलग करेंगे, ये तो समासिक पद हम लोगों का बन गया है, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, समयम। यथा मतलब होता है के अनुसार या जितना है उतना होता है। तो देखते हैं समयम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य मतलब समय के अनुसार, इसका अर्थ क्या हुआ, समय के, समयम अनतिक्रम्य मतलब समय के अनुसार। तो इसको हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं यथा ऐड करके, यथा समयम, समय के अनुसार, ठीक है।
उसी प्रकार से और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, यथा बलम। क्या है? यथा बलम। तो ये क्या हो जाएगा? बलम अनतिक्रम्य। इसको हम लोग, ये समासिक पद है, इसको हम लोग विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? बलम अनतिक्रम्य। क्या होगा? बलम अनतिक्रम्य। इसका अर्थ होता है बल के अनुसार, मतलब आपके पास जितना बल है उतना, या बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, यथाशक्तिम। तो यथाशक्तिम का क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उतनी। ये, और उसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोगों का, अधिहरि। क्या है? अधिहरि। अधिहरि। तो इसका अलग करेंगे तो क्या जाएगा? अधिहरि का हराव इति। हराव इति। तो ये हम लोगों को विभक्ति के लिए अलग किए, ये विग्रह है। बोलिए, इसको प्लस नहीं लिखते हैं, बट समझाने के लिए मैं प्लस का यूज कर रही हूँ। अब उसके बाद देखो, ये हराव इति, ये विभक्ति के लिए यूज किया गया है। अधिहरि का अर्थ होता है हरि में, हराव इति इसका भी अर्थ होता है हरि में। इस प्रकार से हम लोगों का अव्ययी भाव समास के अंतर्गत फर्स्ट पद क्या होता है? अव्यय होता है और प्रधान होता है, और सेकंड पद जो हम लोगों का रहता है, ये फर्स्ट पद देखिए अव्यय होता है और प्रधान होता है, और जो सेकंड पद होता है वो संज्ञा हो सकता है, या कहीं पर भी विशेषण का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पर। तो फर्स्ट पद हम लोगों का अव्यय हो गया, या उपसर्ग हो गया, या निपात हो गया, और सेकंड पद हम लोगों का संज्ञा हो गया। और उसी प्रकार से जब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम लोग जब समासिक पद का निर्माण करते हैं, तो अकारांत के साथ, अकारांत बोलने से जिसके लास्ट में आ आता है, जैसे बालक बोलने से आ आता है, तो उसी प्रकार अकारांत क्या है? अकारांत का रूप नहीं चलता है, बल्कि वह नपुंसक लिंग एक वचन में आ जाता है, जैसे उपनगरम, निर्जलम, सचित्रम, प्रतिगृहम, यथा समयम। और अगर इकारांत वगैरह रहेगा और अदर स्वर वर्ण ले लेंगे हम लोग, इकारांत और कुछ भी ले सकते हैं, अकारांत को छोड़ करके, तो पर भी उसका रूप नहीं चलता है, बल्कि वह क्या है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत अव्यय बन जाता है। और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत एक और है कि यह जो इसमें जो समासिक पद निर्मित होता है वह पूरा अव्यय बन जाता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से अव्ययी भाव समास इंड होता है। थैंक यू।